और वो भी दिक्कत कहाँ आएगी, एक ही जगह पे, पावर्स एंड फंक्शंस पे। तो आज अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अपने इसमें पूरा पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है, कितने लोग होते हैं, क्या क्वालिफी, एक एक चीज अपने पढ़ेंगे। ये जो चीजें हैं फंक्शंस, पावर्स, ये सब चीजें अपने ट्रिक से करेंगे, जितना हो सकेगा अपने चीजों के ऊपर ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। वैसे तो प्री में नहीं आता है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्री में ये क्वेश्चन नहीं आता, बट मेंस में आता है ये क्वेश्चन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पावर्स और फंक्शंस बताइए, तो ये मेंस में आता है। ठीक है, तो अपने आज ये टॉपिक करेंगे। कुछ स्क्रीन में अगर दिक्कत हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। चलो अब अपने क्लास चालू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जो आपका जेजे एक्ट है ना, ये दो तरह के बच्चों की बात करता है, मतलब दो तरह के बच्चों पर लगता है। दो तरह के बच्चों पे लगता है। अब ध्यान देना, ये जो बच्चे हैं ना, अब ये बच्चे कौन है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया। ये कौन से बच्चे हैं, जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है। इन बच्चों के लिए, जैसे मान लो आज मैं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने क्राइम किया, तो मुझे कहां लेकर जाएगा, कोर्ट में, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इनको पेश किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये जो बच्चे हैं ना, चाइल्ड इन नीड, ये बच्चे कौन से हैं, जो जिनको कानून, जिन बच्चों को मतलब कानून की जरूरत है। ये तो वो है जिन्होंने कानून तोड़ा, ये वो है जिनको कानून की जरूरत है। जो ऑर्फन है, माँ बाप नहीं है, बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है। इन शॉर्ट बोलो तो इन बच्चों ने कुछ गलत किया है, इनके साथ कुछ गलत हुआ है। इनको कहां पेश किया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ध्यान देना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दूसरा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एक है चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, दूसरा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, इनको यहां पेश किया जाता है, ये जो चाइल्ड इन नीड है, इनको यहां पेश किया जाता है। अब आते हैं अपने इसके ऊपर बात करेंगे, कौन है, कैसे हैं, क्या है, अपने ये सब बातें करेंगे। तो अपने इस पे आते हैं, जो हमारे लिए टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। एक मेरा एडवाइस रहेगी आपको, कोशिश करना कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो आप पढ़ रहे हैं, इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को मतलब लगभग नहीं तो 2-3 दिन आराम से देना, इसको पढ़ना, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अब आते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऊपर। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लेकर अपने इतनी सी बात बोलते हैं। पहले तो इसके सेक्शन ध्यान रख लेना, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 3 सेक्शन है। सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 4 जो है ना, वो बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स की, कितने लोग होते हैं, कौन होते हैं, क्वालिफिकेशन की, डिसक्वालिफिकेशन की, कब नहीं मेंबर बन सकते, कब बन सकते हो, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। ये जो आपका सेक्शन 7 है, ये बात करता है प्रोसीजर की। प्रोसीजर मतलब कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब बच्चे को पेश किया जाएगा, तब उस बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये सब चीजें। ये जो सेक्शन 8 है, ये बात करता है फंक्शंस की एंड पावर्स की। प्री में जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है, प्री में जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है, प्री की बात कर रहा हूं। मेंस में जो क्वेश्चन आता है यहां से आता है और यहां से आता है। मतलब सेक्शन 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसके अलावा जो दोनों सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट तो है, बट ये है कि अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ लो कि हाँ भाई आप उस पर 100% तो नहीं बोलूंगा, 70-80% की एक्यूरेसी भी बना लो तब भी बहुत है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि हर छोटी से छोटी बात आप रट नहीं सकते हो, तो एक्यूरेसी पे हमको इसमें काम करना पड़ेगा। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। आपसे ये पूछ ले कि भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है, ये लिखोगे। आपसे ये बोल दे कि भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे शॉर्ट नोट लिखो, आप ये लिखोगे। और अगर वो ये पूछ ले एस्टेब्लिशमेंट लिखो, तब भी आप ये लिखोगे। कौन सा सेक्शन है जी? कल टॉपिक था ना, हाँ डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन था, हाँ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। हाँ तो आया होगा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एविडेंटरी वैल्यू क्या है, कि सब्सटेंटिव पीस है या नहीं है। और आप जो पेपर की बात कर रहे हो ना नीतू जी, यूपी हायर जुडिशरी, ये क्या है? हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पेपर की बात कर रहे हो आप। ये यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, यहाँ पर तो अच्छे अच्छे लेवल का पेपर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, मुद्दे पे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर अपने आते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट को लेकर अपने ये बात बोलते हैं, कौन एस्टेब्लिश करेगा? पहले इसको कैसे याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 4 ये बोलता है कि हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मतलब जैसे कोर्ट होता है ना वैसे एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, जिसको हम, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं देखा फिर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसके अंदर कितने, सॉरी हाँ ठीक है, मेंबर्स टोटल, ध्यान देना मैं मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टोटल कितने लोग होते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कोर्ट होता है, तो कोर्ट में हमको क्या बोला जाता है, एक जज होता है। कोर्ट में कौन होता है? एक जज। यहां पर कितने लोग होते हैं? तो यहां पर होता है, एक तो होता है मेन बंदा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, और दो लोग होते हैं मेंबर्स। एक तो होता है मेन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, और दो होते हैं मेंबर। इन शॉर्ट मैं ये बोलता सकता हूं कि भाई जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसमें 3 लोग होते हैं। मान लीजिए 1 2 3। ये जो मेन आदमी होता है ये होता है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं मेंबर, और इसको भी हम बोलते हैं मेंबर। ये ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, मेंबर और मेंबर, ये चीज ध्यान रख लेना। अब हमारे लिए बात आती है जो ये मेन आदमी है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, ये कौन होता है? ये होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन होता है? वो जज या वो मैजिस्ट्रेट। कौन सा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम नहीं, नॉट सीजेएम, नॉट मेट्रोपॉलिटन, सॉरी, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। वो आपसे पूछे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगी, कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहां पर होगी, कौन एस्टेब्लिश करता है? कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में टोटल कितने लोग होते हैं? 3। 3 लोग कौन कौन होते हैं? एक होता है मेन, दो होते हैं मेंबर। जो मेन होता है वो कौन होता है? वो होता है जज। कौन सा जज? जेएम या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई भी मेन आदमी जो सीजेएम है, जो सीएमएम है, वो नहीं बनेगा। क्वेश्चन आता है क्या सीजेएम को प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है? नहीं।
चीफ मेट्रोपॉलिटन को नहीं। एक ही तरह के बंदे को बनाया जा सकता है जो जेएम की पोस्ट पर हो और उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल मतलब नौकरी में आए हुए 3 साल हो जाने चाहिए। एक दूसरा क्या कंडीशन है, ये 2 मेंबर होने चाहिए। 2 मेंबर कौन होते हैं, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर्स कौन स्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 3। 3 में से एक होता है मेन, बाकी 2 होते हैं मेंबर। ये 2 मेंबर कौन होते हैं, ये होते हैं सोशल वर्कर। सोसाइटी के जो मतलब नॉर्मल लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर्स। अब ये सोशल वर्कर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी अपने आगे पढ़ेंगे कि सोशल वर्कर कौन से होने चाहिए। सोशल वर्कर्स, ये सोशल वर्कर्स कौन होते हैं या किस क्वालिफिक, इनके पास भी कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। सोशल वर्कर को लेकर हम बोलते हैं अब ध्यान देना, जिस तरह से हमने ये बोला ना कि भाई प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कौन हो सकता है, वो बंदा जो जेएम हो और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। मेंबर कौन हो सकते हैं, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर कौन, वो पर्सन, सोशल वर्कर भी ऐसे नहीं कोई नया नया सा सोशल वर्कर नहीं, वो सोशल वर्कर जो बच्चों से रिलेटेड जो एक्ट होते हैं, जैसे बच्चों की हेल्थ को लेकर कोई एनजीओ बनी हुई है जो क्या काम करती है कि मान लीजिए किसी भी एरिया के अंदर वो बच्चों को पोलियो की जो बूथ मेडिसिन होती है वो पिलाने का काम करती है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करती है। तो बच्चों की जो भी हेल्थ है या एजुकेशन के जो भी मैटर है उस पे उन लोगों ने काम किया होना चाहिए कम से कम 7 साल तक, कम से कम 7 साल तक। या फिर उनके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, मतलब डिग्री होनी चाहिए किस फील्ड की, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ। इन दोनों में से कोई भी एक हो, या तो ये ग्रेजुएट होने चाहिए इस फील्ड के, नहीं तो फिर जो सोशल एक्टिविटी है उनमें कम से कम 7 साल तक इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ध्यान देना क्या पूछा जा सकता है आपसे, कौन स्टेब्लिश करता है, टोटल मेंबर कितने होते हैं, और जो ये मेंबर होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वो जेएम होना चाहिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस का। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, वो सोशल वर्कर होने चाहिए, और उन सोशल वर्कर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कम से कम 7 साल तक सोशल मतलब सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और दूसरी बात और मतलब या फिर ये या तो ये हो या ये हो, इनमें से कोई भी चीज हो। कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक, यस कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक अगर पूछना है तो। यस कोई भी डाउट कुछ भी। अच्छा अब आप में से ये बता दो कि ये जो अभी वाला एग्जाम है वो देने वाला तो कोई भी नहीं है ना, वो एग्जाम देने वाला तो कोई भी नहीं है, अभी वाला जो एग्जाम है।
ठीक है, आज कितनी तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई ना, बस ठीक है, 10 दिन तक अपने और थोड़ा आराम से चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि 1 तारीख से जो बच्चे जो 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 मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी वापस आ जाएंगे, कुछ उसमें से मेंस की तैयारी करेंगे, कुछ आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप लोग जैसे अभी क्लासेस कर रहे हो, कुछ भी आपका बैकलॉग बाकी है, कुछ भी आप लोग को अगर कवर करना है तो कर लो, क्योंकि अभी क्लासेस स्लो चल रही हैं। अगर आपको कोई डिसिप्लिन बनाना है, क्लास अटेंड करने का कोई शेड्यूल बनाना है तो बना लो, क्योंकि अभी हम अपने क्लासेस बहुत स्लो चला रहे हैं कि लाइक 2 क्लासेस कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये होगी कि 3 तो मतलब 3 क्लासेस तो आपके बैच की होंगी, आपके बैच में 3 क्लासेस होंगी। उसके अलावा सुबह एक क्लास होगी जिसमें जजमेंट राइटिंग पढ़ाया जाएगा, जुडिशरी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो जजमेंट राइटिंग की जजमेंट कैसे लिखनी होती है वो पढ़ाया जाएगा। तो अगर तो जो बच्चा जुडिशरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो एक दिन में 4 क्लास हो गई, 4 नहीं तो 3 तो पक्का ही हो गई। तो अगर आप लोगों का कोई बैकलॉग है या आप लोगों का कोई अभी तक डिसिप्लिन नहीं बना है तो वो बना लीजिए। हाँ, ये जरूर अपने करेंगे, जो मतलब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का नया बैच होगा, ये जरूर अपने रखेंगे कि भाई आप लोगों की जो संडे टू संडे आपका टेस्ट रहेगा, संडे टू संडे आपकी छुट्टी रहेगी। ये तो इस संडे इसलिए क्लास की है क्योंकि बीच में काफ़ी दिन, 2 दिन शायद छुट्टी रह गई थी, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, इस वजह से आपकी आज क्लास की है, ताकि थोड़ा सा तो चीज़ें चलती रहें। और आपका टेस्ट अभी अपलोड हो जाएगा, टेस्ट आप लोग देना, ठीक है, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें समझ कितना आ रहा है। ओके, चलो अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा ना टाइम लेगा आपसे, तो इसको अच्छे से पढ़ना। इस्टेब्लिश कौन करता है, मेंबर्स कौन होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब हम आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। देखो, 2 चीजें अपने पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, एक हम पढ़ेंगे रिमूवल। ध्यान देना, एक हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, एक हम पढ़ेंगे रिमूवल। डिस्क्वालिफिकेशन का तो मतलब है कि भैया अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो वो मेंबर ही नहीं बन सकता। रिमूवल का मतलब है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो उसको हटा दिया जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में भी और प्री में भी। क्वेश्चन आया था कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें उन्होंने एक पॉइंट डाल दिया रिमूवल का। अभी अपने बात करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड है, रिमूवल के क्या ग्राउंड है, ठीक है। तो पहले अपने आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे, कि भाई कोई भी पर्सन मेंबर कब नहीं बन सकता। अच्छा, ये ध्यान रखना, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है चाहे तो रिमूवल का ग्राउंड है, ये सिर्फ मेंबर्स पे लगेगा। किस पर नहीं लगेगा, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट पर नहीं लगेगा। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए बोला गया है कि मेंबर, 2 मेंबर है वो कब नहीं बनेंगे, ठीक है। ध्यान रख लेना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं आता। डिस्क्वालिफिकेशन कि कब मेंबर नहीं बनाया जाएगा, क्या क्या ग्राउंड है जब मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जो टॉप अपने हैं, चाइल्ड लेबर, अगर वो पर्सन चाइल्ड लेबर करवाता है, चाइल्ड एब्यूज में इन्वॉल्व है, किसी भी तरह की वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और चाइल्ड राइट में इन्वॉल्व है, किसी भी तरह के इमोरल एक्ट में इन्वॉल्व है। उसके बाद दूसरा, अगर वो पर्सन किसी कन्विक्ट हुआ है किसी ऐसे ऑफेंस के अंदर, जो ऑफेंस किस चीज का है, मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब कोई भी ऐसे ऑफेंस जो गलत तो है, मतलब क्राइम तो है ही है, पर वो ऑफेंस सोसाइटी की नजरों में भी गलत है। किसी बच्चे का रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट, स्टॉकिंग, छेड़छाड़, ऑब्सीन ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व कन्विक्ट हुआ है। इन चीजों में कि जिसमें मोरालिटी भी हो कि यार ये गलत है, ये एज पर सोसाइटी स्टैंडर्ड भी गलत है, मोरालिटी से रिलेटेड ऑफेंस हो, और वो कन्विक्शन जो है ना तो रिवर्स हुई हो
ना ही फुल पार्डन। ये क्या मतलब है, ध्यान देना। पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि भाई अगर वो बंदा चाइल्ड लेबर में कभी पकड़ा गया है, चाइल्ड अब्यूज में पकड़ा गया है, किसी के ह्यूमन राइट वायलेशन में पकड़ा गया है, चाइल्ड राइट वायलेशन में, किसी तरह के इमोरल एक्ट में पकड़ा गया है, नहीं बन सकता। अगर वो बंदा किसी ऑफेंस के अंदर उसको कन्विक्ट किया गया है और वो कन्विक्शन बदलनी नहीं चाहिए, बदलनी मतलब कन्विक्ट तो हुआ था पर बाद में अपील में मामला कोर्ट ने खत्म कर दिया, कोर्ट ने कहा कि नहीं कन्विक्शन नहीं बनता, ये नहीं होना चाहिए। कन्विक्ट तो हुआ था पर उसको माफ कर दिया था। हम सीआरपीसी में या और कई 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 कानूनों में ऐसा पढ़ते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो कन्विक्शन ना तो माफ होनी चाहिए ना ही बदली होनी चाहिए, कन्विक्शन ही रहनी चाहिए, तभी ये पॉइंट लगेगा। तीसरा पॉइंट, रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी, या तो सरकारी नौकरी बोल दो सेंटर की या स्टेट की, या सरकार की जो संस्थाएं हैं ओएनजीसी, एलआईसी, बेल, ये जो भी सरकार की संस्थाएं, मान लो बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई, ये जो बैंक है, जो भी ऐसा, या तो सरकार डायरेक्टली या फिर सरकार की संस्था में वो बंदा काम करता था और उसको हटा दिया था या डिसमिस कर दिया था, तब भी वो मेंबर नहीं बन सकता। अब ध्यान देना, कोई पॉइंट रह तो नहीं रहा? रिमूव्ड हो गया, चाइल्ड राइट हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है, कोई पॉइंट नहीं रह रहा। मोटा मोटी ये 3 पॉइंट है। क्या क्या है? अगर वो बंदा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, इन सब में इन्वॉल्व है, अगर वो बंदा किसी भी ऑफेंस के लिए, सीधा लिख देना, किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है, बस ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कन्विक्शन ना तो माफ होनी चाहिए ना ही बदली होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, वो बंदा ना तो सरकार, सेंटर की मतलब किसी भी सरकारी नौकरी से या सरकारी संस्था से रिमूव या डिसमिस नहीं होना चाहिए। ये है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इनमें से कुछ भी लग रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा, वो बंदा मेंबर नहीं बन सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, मेंस में डायरेक्ट आया हुआ है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन लिखिए क्या क्या है। उसके बाद आते हैं रिमूवल पे। अब रिमूवल के क्या क्या ग्राउंड है? अच्छा, पहली बात तो रिमूवल करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जब अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है तो हटाएगा भी स्टेट गवर्नमेंट। किसका नहीं रिमूवल हो सकता? प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का, उसको नहीं हटा सकते। रिमूवल सिर्फ मेंबर का होगा, ये अपने पहले भी बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है कोई इतना इसको ऐसे कि ये ध्यान रखना है, पूछेगा कुछ नहीं पूछता ऐसा। रिमूवल के ग्राउंड ध्यान रखने हैं। क्या क्या ग्राउंड है? फेल्स टू अटेंड मीटिंग फॉर 3 months, fails to attend 3/4 meetings in a year। भाई या तो लगातार 3 महीने तक जो भी मीटिंग है उसने नहीं अटेंड की, हटा तब हट जाएगा, या फिर जितनी भी पूरे साल में मीटिंग हुई उसका 3/4, या तो लगातार 3 महीने में जो भी मीटिंग हुई उसको अटेंड नहीं किया, हटा दिया जाएगा, या फिर पूरे साल में, फॉर एग्जांपल पूरे साल में मीटिंग हुई 20 का 3/4 कर दो, इतनी उसको अटेंड करनी पड़ेगी। अगर उससे कम है तब भी हटा दिया जा सकता है, हटाया जाएगा जरूरी नहीं है, हटाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट, एब्यूज ऑफ पावर, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए पाया गया तब उसको हटाया जा सकता है। और चौथा, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड। डिस्क्वालिफिकेशन के जितने भी ग्राउंड है वो भी यहां लगते हैं। वो आपसे पूछ ले कि जो मेंबर है वो सरकारी नौकरी का था, उसको हटा दिया, क्या उसको अब मतलब अब हट गया, क्या उसको रिमूव किया जा सकता है? यस। वो आपसे पूछ ले कि भाई वो कोई बंदा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर है, अब उसको किसी ऑफेंस की सजा हो गई है, क्या उसको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है? तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड है वो तो लगेंगे ही लगेंगे।
और उसके अलावा ये 3 ग्राउंड एक्स्ट्रा हैं जो रिमूवल में लगते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना। इस्टेब्लिशमेंट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर्स का ध्यान रखना, टोटल मेंबर की बात कर रहा हूं, टोटल मेंबर है 3, जिसमें से एक तो होता है हेड प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट और बाकी होते हैं मेंबर्स। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन को लेकर हमने सिंपल सी बात कर रखी है भाई, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की क्वालिफिकेशन क्या है? जेएम प्लस 3 इयर्स। ये मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई सोशल वर्कर होने चाहिए 7 साल तक। डिसक्वालिफिकेशन में हमने ग्राउंड्स की बात की है, रिमूवल में हमने ग्राउंड्स की बात की। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से पढ़ लेना, खासकर 1 2 3 4 इनको अच्छे से पढ़ लेना। चाहे तो ऐसे पढ़ लेना, अगर आपको इतना सारा एक साथ पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, चाहे तो ऐसे पढ़ लेना कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ऐसे पढ़ लेना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है। उसमें इतना पढ़ लेना कि भाई एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ से डील करता है। इसके अंदर टोटल 3 लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होता है और 2 मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लेना कि भाई इसमें मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है और मेंबर्स को कब हटाया जा सकता है। ऐसे से करके पॉइंट वाइज पढ़ लेना, फिर इन सबको एक साथ याद कर लेना। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4 मार्क कर लेना। यहां से क्वेश्चन मान के चलो कि लगभग हर बार आता है। चलो अब अपने आगे चलते हैं। अब आ जाओ भाई, 2 टॉपिक है, एक है प्रोसीजर, एक है पावर्स, मतलब पावर्स एंड फंक्शन नाम से। पहली बात ध्यान रख लेना भाई, प्रोसीजर वाला जो आपका टॉपिक है, सॉरी, प्रोसीजर बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब अगर अपने इसको बेरेक्ट से पढ़ते हैं ना तो इसमें बड़ी अजीबो गरीब बातें लिखी हुई हैं, अपने को एक छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना आपको मैं बता दे रहा हूं उसी हिसाब से याद रख लेना, बहुत है। जैसे इस तरह से पढ़ लेना, मीटिंग, वेन्यू, प्रोसीडिंग, उसके बाद प्रोडक्शन। अब ध्यान देना क्या क्या है ये। मीटिंग, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एमवीपी, प्रोडक्शन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपनी जो मतलब कोर्ट की सिटिंग होती है, कोर्ट को लेकर हम बोलते हैं कि भैया कोर्ट रोज बैठेगी, कोर्ट रोज बैठेगी। यहां पर है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कब कब बैठेगा, रोज बैठेगा, 10 दिन में एक बार बैठेगा, 2 दिन में, कब बैठेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मतलब जो प्लेस है, जो वेन्यू है, जो प्लेस है, वो कैसा होना चाहिए। क्या कोर्ट के जैसा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए,
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब जो प्रक्रिया चलेगी वो कैसी चलनी चाहिए। उसके बाद हम प्रोडक्शन पे बात करें। प्रोडक्शन पे 2-3 बातें हैं। प्रोडक्शन पे हम ये पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल 3 मेंबर हैं, 3 में से एक मेंबर छुट्टी पे है, क्या बच्चे को दोनों मेंबर के सामने पेश किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल बोर्ड सिटिंग में नहीं है। सिटिंग मतलब भाई मान लो ऐसा कहा गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो हर हफ्ते हर महीने की 15 तारीख को बैठेगी। अब किसी बच्चे को अरेस्ट किया, उसने कोई क्राइम किया था, उसने 10 तारीख को अरेस्ट किया, तो अब क्या करें? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तो 15 तारीख को बैठेगी, अब क्या करें? उसमें क्या होगा? तो ऐसी कुछ अपने बातें पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझ लो क्या है। मीटिंग को लेकर सिर्फ इतना सा बोला गया कि भैया मीटिंग कुछ फिक्स नहीं है कि इतने दिनों में मीटिंग करने का कुछ फिक्स नहीं है। मीटिंग एज पर रूल्स, जो ये लोग रूल्स बनाएंगे उसके साथ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मीटिंग के ऊपर कुछ नहीं बोलता, एज पर रूल्स। वेन्यू का मतलब होता है प्लेस। प्लेस को लेकर यह बोला जाता है कि जो प्लेस होती है वो चाइल्ड फ्रेंडली बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो मस्ट नॉट बी लाइक ए रेगुलर कोर्ट। आप ये बोल सकते हो मस्ट नॉट बी इंटिमिडेटिंग टू चाइल्ड। बच्चा डरना नहीं चाहिए उस जगह से कि उसको डर लग जाए कि अरे यार ये मेरे को कहां ले आए। इसीलिए आप ये देखेंगे, अगर आप कभी देखने का मौका मिले तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं वो मतलब लाइक ऐसे ऑफिस टाइप चीजें नहीं होती। यहाँ ठीक है, एक जैसे उनको एक जगह दी होती है, उस जगह वो बैठते हैं, कोई ऐसे कोर्ट की तरह डेकोरम नहीं होता वहां पे कि वो साहब तो ऊपर बैठे हैं बच्चे को पेश, ऐसा नहीं। वो लोग बैठते हैं जैसे टेबल चेयर लगा होता है वैसे लगा होता है। ऑब्वियस। अच्छा एक बात लिखनी भूल गया, उनमें से एक जो है वो वुमेन होती है, ठीक है, तो वुमेन होती है पर मेल होता है, तो वो लोग बच्चे को बिल्कुल पहले कंफर्टेबल करते हैं, फिर बच्चे से बातें पूछते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि भैया बच्चा डरना नहीं चाहिए। प्रक्रिया को लेकर यह बोला गया कि प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब इसको लेकर हम सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल कोर्ट तो क्या होता है, तारीख चलेगी, बच्चे को सम्मन किया जाएगा, बच्चे से सवाल किए जाए, इन्होंने नहीं, बैठो, बच्चे से आप तब तक बात करो या उतनी बातें पूछो जो बच्चा डरे ना। चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। जहां लगेगा कि बच्चा डर रहा है, बच्चा मान लो रोने लग गया कुछ भी, वही प्रक्रिया रोक दी जाएगी कि कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, एक बार बच्चे को कंफर्टेबल करो फिर आगे बात करेंगे। तो ये कुछ एक बेसिक बातें बोली है, पूछी जाती है नहीं पूछी, इसीलिए मैंने बोला कि ये सेक्शन आपसे प्री में पूछा जाएगा, पर प्री में भी क्या पूछा जाता है वो भी बता दूंगा। तो प्रोसीजर के अंदर अपने सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि मीटिंग कब होगी, वेन्यू कैसा होना चाहिए, प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। अब ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक सी बातें थी, हो गई। ये प्रोडक्शन वाली बात इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन वाली बात में 2 बातें निकल के आती हैं। हाँ सही है ना। इफ board in sitting, if board not in sitting, ये क्या कह रहा है कि भाई मान लो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना है, पर बच्चा तो, बोर्ड तो है ही नहीं मौके पे। क्यों नहीं है साहब? वो तो 15 तारीख को बैठता है, आज तो 11 तारीख है, तब क्या होगा? और अगर बोर्ड उस दिन बैठती है जिस दिन बच्चे को पेश करना है, तब क्या होगा? तो यहां हम इतना सा बोलते हैं कि भाई अगर बोर्ड सिटिंग में है, बोर्ड उस दिन बैठ रही है जिस दिन बच्चे को पेश करना है, चाइल्ड must be produced before board, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर सिटिंग में नहीं है तो चाइल्ड may be produced before any member of board। भाई मान लो बच्चे को 10 तारीख को पेश करना था, 10 तारीख को बोर्ड नहीं है, बोर्ड की उस दिन सिटिंग ही नहीं है, छुट्टी पे है, तब क्या करोगे? किसी भी मेंबर के साथ, 3 मेंबर होते हैं ना,
प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट दो, किसी के भी सामने पेश कर दो, उसके घर ले जाओ बच्चे को, जैसे जज के घर ले जाते हैं ना, उसके घर ले जाओ और पेश कर दो। अगर सिटिंग में है तो तब बच्चे को बोर्ड के सामने ही पेश किया जाएगा। अब इसी से 2-3 बातें निकली। बातें क्या क्या निकली? पहला सवाल, क्या सिंगल मेंबर जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है? अब ये बात कैसे निकली? कानून ने कहा कि भाई मान लो बच्चे को सिंगल मेंबर के सामने पेश किया, क्यों? क्योंकि बोर्ड तो सिटिंग में थी नहीं, बोर्ड तो सिटिंग में थी नहीं, अब क्या करोगे? क्या बच्चे को सिंगल मेंबर के सामने पेश किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो फिर क्या सिंगल मेंबर ऑर्डर पास कर सकता है? भाई मान लो वो अगर ये कहना चाहता है कि बच्चे को आप किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के सामने पेश सॉरी किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आप उसको मतलब जमा करवा दो एक तरह से, कि भाई वहां पे उसको भर्ती करवा दो, क्या वो ऐसा कर सकता है? कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है? पहला चीज। दूसरी चीज, अगर 2 मेंबर्स हैं सिटिंग में एंड इक्वल ओपिनियन बन गया, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई सपोज बच्चे को बोर्ड के सामने पेश किया और उस दिन कुदरती क्या हुआ कि 2 ही लोग आए थे, वैसे तो 3 लोग होने चाहिए, 2 ही लोग आए थे। अब एक तो कह रहा है कि बच्चे ने क्राइम किया है, एक कह रहा है नहीं किया, अब क्या करोगे? अब किसका डिसीजन माना जाएगा? तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, क्या सिंगल मेंबर ऑर्डर पास कर सकता है? यस, यस, बट अगर जो ऑर्डर है वो है फाइनल ऑर्डर। देखो ऑर्डर 2 तरह के होते हैं, एक तो केस के दौरान, एक केस को खत्म करने वाला। अगर फाइनल ऑर्डर है तो दूसरा, ट्रांसफर ऑफ केस टू चिल्ड्रंस कोर्ट, जो होता है सेक्शन 18(3). अगर फाइनल ऑर्डर है या फिर ट्रांसफर करने का ऑर्डर है कि भाई केस जो है चिल्ड्रंस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, अगर ये 2 ऑर्डर हैं, उस केस के अंदर सिंगल मेंबर ऑर्डर नहीं पास कर सकता, नहीं पास कर सकता। इस केस में क्या होगा? कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और उनमें एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। जरूरी है। अब ध्यान रख लेना, दोबारा बोल रहा हूं, मीटिंग कब होगी, वेन्यू कैसा होगा, प्रोसीजर कैसा होगा, ये हम बात कर चुके हैं। प्रोडक्शन को लेकर हम 2 बातें करते हैं कि अगर बच्चे को जिस दिन बोर्ड के सामने पेश करना है, अगर बोर्ड छुट्टी पर है तब क्या होगा, छुट्टी पर नहीं है तब क्या होगा। इन शॉर्ट, बोर्ड अगर सिटिंग में है तो क्या होगा, बोर्ड अगर सिटिंग में नहीं है तो क्या होगा। अगर बोर्ड सिटिंग में है तो हम बच्चे को बोर्ड के सामने ही पेश कर देंगे, और अगर बोर्ड सिटिंग में नहीं है तो किसी भी एक मेंबर के सामने पेश कर दो। यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आए कि बोर्ड सिटिंग में था और उस दिन एक बंदा नहीं आया, तो 2 लोग थे, दोनों लोग अलग अलग ओपिनियन में है, एक कह रहा है कि बच्चे ने क्राइम किया, एक कह रहा नहीं किया, क्या होगा। दूसरा, अगर सिंगल मेंबर के सामने बच्चे को पेश किया जाता है तो क्या सिंगल मेंबर ऑर्डर पास कर सकता है? बिल्कुल पास कर सकता है। सिंगल मेंबर जो है ऑर्डर पास कर सकता है, तो बिल्कुल पास कर सकता है। बट 2 ऐसे ऑर्डर है जो सिंगल मेंबर नहीं पास कर सकता, उसके लिए कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है और उन दोनों में एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। कौन कौन से? फाइनल ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं केस को खत्म करने वाला ऑर्डर। दूसरा, अगर ऑर्डर है कि केस को चिल्ड्रंस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, जो ऑर्डर किस सेक्शन में होता है? सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 में। दिख रहा है ना? लिख देता हूं, ये 2 ऑर्डर के लिए 2 मेंबर चाहिए, सिंगल मेंबर नहीं पास कर सकता। अब इसमें ध्यान देना कि अगर 2 मेंबर हैं और दोनों इक्वली डिवाइडेड है इन ओपिनियन, फिर क्या होगा? फिर होगा ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, ये माना जाएगा। प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट क्या कह रहा है वो माना जाएगा, ये ध्यान रखना, अगर इक्वालिटी है तो। अदरवाइज मेजोरिटी जिस तरफ होती है, भाई 3 मेंबर होते हैं, 3 में से 2 जो बोलेंगे, वहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट ने। अगर 3 मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल
कहाँ गया। अगर 3 मेंबर हैं तो इनमें से 2 जो भी बोलेंगे, ये नहीं कि प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट नहीं, जो भी 2 लोग हो सकता है, ये 2 मेंबर एक तरफ हो, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट अलग हो, ये दो मेंबर जहां जो भी बोलेंगे उनकी मानी जाएगी। पर अगर मान लीजिए इक्वालिटी ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी मतलब कि भाई 2 लोग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, तब प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की मानी जाएगी। प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट क्या बोल रहा है वो माना जाएगा। ये है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोसीजर। आपसे प्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान दे देना। क्या सिंगल मेंबर ऑर्डर पास कर सकता है? यस। कौन से ऑर्डर के लिए 2 मेंबर चाहिए? कौन से ऑर्डर के लिए प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है? अगर इक्वल ओपिनियन, मेजोरिटी नहीं है, इक्वल ओपिनियन है, तब क्या होगा? प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन माना जाएगा। ये कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं जो आपसे प्री में पूछी जा सकती हैं इस सेक्शन से, जो है आपका 4, 5, 6 सेक्शन 7। सेक्शन 7 कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, छोटी छोटी बातें हैं, इसी तरह से पढ़ना इजी रहेगा आपके लिए। चलिए अब आते हैं आपका लास्ट टॉपिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लेकर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसमें सबसे पहले आते हैं अपने पावर्स के ऊपर। पावर को लेकर कुछ ऐसा नहीं है कि अरे क्या पावर्स हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी इन्होंने बात बोली है कि भाई चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, इसको डील करने, मतलब इसको कौन देखेगा? वो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही देखेगा। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ अगर है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई क्राइम किया है या क्राइम करने का एलिगेशन है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ही पेश किया जाएगा। उस बच्चे को लेकर ज्यूरिसडिक्शन किसके पास होगी? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो पावर्स हैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की हैं, ये पावर हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है, ये पावर चिल्ड्रंस कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है। अगर बच्चे का मामला इनके पास आता है, आ सकता है, हम आगे पढ़ेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आप चिल्ड्रंस कोर्ट में जा सकते हो, चिल्ड्रंस कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर मामला इनके पास आता है, मान लो अपील के अंदर, किसी भी प्रक्रिया के अंदर, तो इनके पास भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की पावर होती है। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं, 2 बातें बोलते हैं इसके अंदर। एक कि कोई भी जो बच्चा जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ कैटेगरी का है, उस बच्चे से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही डील करेगा, ये उसकी पावर है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ये पावर और कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? हाई कोर्ट या चिल्ड्रंस कोर्ट। 2 बातें हैं जो ध्यान रखनी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की पावर क्या है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की पावर कौन कौन, हाई कोर्ट और चिल्ड्रंस कोर्ट, अगर मामला उनके पास आता है तो। अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस को लेकर सीधी सी बात है भाई, अपने को ट्रिक फॉलो करनी है और उसी ट्रिक पे काम करना है। पहले लिख देता हूं, PIL लिमिटेड पर FIR, एक कंपनी है PIL लिमिटेड, उस पर एक FIR दर्ज हुई है। P पार्टिसिपेशन,
अभी क्या क्या है ये बता दूंगा मैं। आई, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एल, लीगल एड, एल हो गया लीगल एड, टी, ट्रांसफर, टी, ट्रांसलेटर, डी, डिस्पोजल, एफआईआर, एक तो एफआईआर, आई और आर। आई इज इंडिविजुअल चाइल्ड केयर प्लान, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब ध्यान देना फंक्शंस याद करने के तरीके, क्योंकि इस ट्रिक के अलावा आप नहीं याद कर पाओगे, चाहे आप कुछ मर्जी कर लेना, बार बार भूल जाओगे। पीआईएल लिमिटेड पर एफआईआर, और मैं आपको ये और बोलता हूं इसमें सारे नहीं याद करने। अगर आपको मोटा मोटी भी याद है तो आपका काम हो जाएगा। आपका मेंस का आंसर आता है, आप अगर उसमें से 70% इसके भी पॉइंट लिख देते हो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टी पे आ जाओ, पार्टिसिपेशन। ये बोलता है कि बोर्ड फंक्शन का मतलब है बोर्ड की ये ड्यूटी है कि ये ध्यान रखना कि जब बच्चा पेश किया जा रहा है तो उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन भी आए। ये उसकी ड्यूटी है ध्यान रखना कि बच्चे के माँ बाप या फिर बच्चे का कोई ना कोई गार्जियन भी उस दिन बोर्ड के सामने पे वो आए, ताकि अगर कुछ पूछना है तो उससे पूछ सके। एक चीज ये ध्यान रखना कि बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन भी आए, उनकी पार्टिसिपेशन करवाई जाए, उनकी अपीयरेंस करवाई जाए। इंस्पेक्शन के अंदर 2 पॉइंट है। बोर्ड के पास पावर है एक तो जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जो भी बच्चों से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं उनका इंस्पेक्शन करने की पावर है। जेल जिसमें बड़े लोग रहते हैं बच्चे नहीं रहते हैं, उनका इंस्पेक्शन करने की पावर है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के इंस्पेक्शन को लेकर यह बोला गया है कि हर महीने में एक इंस्पेक्शन आप करोगे। जेल को लेकर यह बोला गया है कि आप इंस्पेक्शन, इसमें भी है कि आप हर महीने इंस्पेक्शन करोगे। ठीक है, ये है पावर। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करोगे, जेल का इंस्पेक्शन क्यों? कि अगर जेल के अंदर कहीं गलती से जेल के अंदर कोई बच्चा है तो उसको बाहर निकाला जा सके। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक किया जा सके। इंक्वायरी, बच्चा पेश होता है तो इंक्वायरी करना कि क्या बच्चे ने एक्ट किया है या नहीं, और इंक्वायरी एज पर सेक्शन 14 में इंक्वायरी होता है जो बताता है कि कितने समय में आप इंक्वायरी खत्म करोगे। 4 महीने का टाइम है, 4 महीने के बाद एक्सटेंड, तो वो बातें कि भैया वो बातों का ध्यान रखोगे, उसी के हिसाब से आप प्रक्रिया चलाओगे, इंक्वायरी करोगे। ये ध्यान रखना कि बच्चे को लीगल एड मतलब उसको लीगल असिस्टेंस मिले, ये ना हो कि बच्चे की तरफ से कोई वकील ही नहीं आ रहा, ये नहीं। तो क्या है, ये ध्यान रखना कि बच्चे के माँ बाप भी आए। इंस्पेक्शन करना चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का और जेल का, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना बेरेट में जहां भी है ये पॉइंट। इंक्वायरी करना, ध्यान रखना कि बच्चे को लीगल एड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर बच्चा जो है वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, बच्चे को कानून की जरूरत भी है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ हो सकता है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिस पे आरोप है कि उसने साहब चोरी की है और पता लगता है कि उसके माँ बाप ही नहीं है, तो वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हुआ, बच्चे के माँ बाप नहीं है, तो उस बच्चे को कमेटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन पाया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मामले को ट्रांसफर कर सकती है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ट्रांसलेटर, अगर बच्चा जो है वो प्रक्रिया नहीं समझ पा रहा, प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा कि हो क्या रहा है, क्या बोला जाए, तो ट्रांसलेटर, ताकि वो समझ पाए कि क्या बातें बोली जा रही है। मामले को खत्म करना, डिस्पोज ऑफ करना, फाइनल ऑर्डर पास करना, ये सब उसके पावर है कि भाई मामला खत्म भी तो करोगे तुम। इस मामले खत्म करने को लेकर हम एक बात बोलते हैं
कि जब भी तुम बच्चे को, ये ध्यान देना आपस में कनेक्टेड है, कि जब भी तुम बच्चे को लेकर फाइनल ऑर्डर पास करोगे, उसमें तुमने अगर बोला कि बच्चे ने कोई क्राइम किया है, तो तुम बच्चे को तो ठीक है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में डालोगे, पर उस बच्चे के लिए एक चाइल्ड केयर प्लान भी बनाओगे। चाइल्ड केयर प्लान मतलब कि भाई बच्चा 3 साल तक मान लीजिए किसी संस्था में रहेगा, तो आप उसको लेकर एक प्लान बनाओगे कि संस्था में रहेगा 3 साल, 3 साल इसको एजुकेशन दी जाए, 3 साल इसको स्कूल में डाला जाए ताकि वो अच्छा इंसान बन सके। तो यहां हम ये बोलते हैं कि डिस्पोज करने के लिए फाइनल ऑर्डर पास करोगे और उस फाइनल ऑर्डर में चाइल्ड केयर प्लान जरूर होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे को जैसे जेल में नहीं डालते, बच्चे को फलानी जगह डाल दो, बच्चा वहां पे क्या करेगा नहीं, ये भी आप मेंशन करोगे कि बच्चा वहां पर क्या करेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, ये सब चीजें। तो ये हम बोलते हैं कि डिस्पोज ऑफ करेंगे, फाइनल ऑर्डर पास करेंगे और उसमें चाइल्ड केयर प्लान होना चाहिए। एफआईआर को लेकर क्या है, ऑर्डर करना टू रजिस्टर एफआईआर। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह पता लगता है कि बच्चे के खिलाफ भी कोई ऑफेंस हुआ है, बच्चे ने ऑफेंस हो सकता है किया होगा, पर बच्चे के खिलाफ भी कोई ऑफेंस हुआ है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये ऑर्डर कर सकती है कि एफआईआर दर्ज की जाए और इस पे भी जांच की जाए। बच्चे की जांच तो हम कर रहे हैं, पर बच्चे के साथ भी कोई ऑफेंस हुआ है, इस पे भी जांच की जाए। तो अगर बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको लेकर एफआईआर के लिए डायरेक्शन इश्यू की जा सकती है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि पता किया जाए कि बच्चे के माँ बाप कौन है, कैसे हैं, बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, बच्चा कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो सब चीजें उसकी जरूरत है अगर, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑर्डर कर सकती है कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाए। कौन बनाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर या फिर सोशल वर्कर। अब ध्यान देना, अब इसमें छोटी छोटी चीजें ऐड और करता जाऊंगा मैं। पीआईएल लिमिटेड पर एफआईआर, ये ध्यान रखना कि बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन जरूर पार्टिसिपेट करें इंक्वायरी में। इंस्पेक्शन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करना हर महीने, ठीक है, हर महीने में एक बार चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन करना। जेल का इंस्पेक्शन करना, इसमें भी हर महीने। इंक्वायरी करना, बच्चे को लीगल एड, लीगल असिस्टेंस मिल रही है नहीं मिल रही है, ध्यान रखना। ट्रांसफर करना, अगर बच्चा जो है वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में भी आता है, तो उस बच्चे के मामले को ट्रांसफर करना टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बच्चे को ट्रांसलेटर देना, मामले को खत्म करना और किस हिसाब से कि उसमें चाइल्ड केयर प्लान हो। एफआईआर के लिए डायरेक्शन इश्यू करना अगर बच्चे के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए बोलना, किसको बोलोगे, या तो एरिया के सोशल वर्कर को या प्रोबेशन ऑफिसर को, और वो उसको क्या बोलोगे कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमको सबमिट करो 15 डेज में। ये दिन विन याद मत करना, नहीं पूछे जाते प्री में कितने दिन, ऐसे कोई कोई इतने अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं आते, बस ठीक है याद रख लेना, मेंस में लिख दोगे तो अच्छी बात है। ये है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, दोबारा बता दे रहा हूं, आ गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। 3 सेक्शन है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 4, 7 और 8। 4 बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके मेंबर्स, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, ये सारी बातें। ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। प्रोसीजर का क्वेश्चन सिर्फ प्री में आ सकता है और वो भी एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि कब सिंगल मेंबर ऑर्डर पास कर सकता है, कौन से ऑर्डर हैं जिनके लिए मेजोरिटी चाहिए या कम से कम 2 लोग चाहिए। फंक्शन पावर्स, ये मेंस का क्वेश्चन है आपका, प्री का क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो ये फंक्शंस वाला टॉपिक है ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें ट्रिक है, पीआईएल लिमिटेड पर एफआईआर, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, यस।
चलो अब क्लास खत्म है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी कल से आपकी वही रेगुलर क्लासेस होंगी, पर डे 2 क्लास। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।